आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ मोनिस सनवर। पश्चिम बंगाल की सियासत में बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़े बड़े बयान दिए हैं और आरोप लगाया है कि बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए, उन्हें बीजेपी की बी टीम तक बता दिया। इसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल यह है, क्या ये सिर्फ चुनावी बयान है जो ममता बनर्जी मोदी की या बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं या दूसरे नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, या विपक्ष के अंदर भी गहरी एक दरार सामने आ रही है? क्या बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं बल्कि विपक्ष बनाम विपक्ष भी बन चुकी है? आज इन्हीं बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद एहतेशाम उल हक हैं और टीएमसी प्रवक्ता कुशाल पांडे साहब हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनसे बात करूंगा और चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें बयानों को लेकर, अक्सर ममता बनर्जी अपने बयानों को लेकर बड़ी मुखर रहती हैं और ख़ासकर अगर जितने मुखर तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ बयान देती हैं, शायद विपक्ष का कोई नेता उस तरह से नहीं बोल पाता। और यही बात है कि ममता बनर्जी ने लगातार, जब से वेस्ट बंगाल का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था, पहले एसआईआर को लेकर घेरा, फिर दूसरे मुद्दों को लेकर, और ममता बनर्जी खुद कोर्ट में पहुंच गई और कोर्ट में उनका पहुंचना एक चर्चा का मुद्दा बन गया। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उनके बयानों को लेकर, ममता बनर्जी के बयानों को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। ममता बनर्जी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लगातार बीजेपी की तरफ से घुसपैठियों की राजनीति की जा रही है, उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एहतेशाम साहब हैं हमारे साथ, मोहम्मद एहतेशाम उल हक साहब हैं जो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एहतेशाम साहब। नमस्कार, सलाम। एहतेशाम साहब, सवाल बड़ा अहम है, बयानों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो ममता बनर्जी ने बयान दिए हैं, तो क्या ये जो बयानों की चर्चा हो रही है, क्या ये राजनीतिक भाषा की मर्यादा से बाहर नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के एक चुने हुए मुख्यमंत्री का इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करना? बीजेपी पहले से ही आपको लेकर बड़ी हमलावर है। वो अक्सर आप पर आरोप लगा देते रहते हैं कि आपने जो है घुसपैठियों को वेस्ट बंगाल में रहने की इजाजत दे रखी है एक तरीके से, क्योंकि वो आपके वोट बैंक है। तो इसको लेकर बड़े सवाल उठते रहते हैं, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है इसके आपके? सबसे पहले मुंसिफ टीवी चैनल के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों को आदाब, सलाम और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद कहेंगे। आज तीसरा दिन है, बहुत बहुत लेकिन शुभकामनाएं आपको भी जी, आरोप बहुत पर बहुत आरोप मुबारकबाद। आरोप पर आरोप की जो बात हो रही है, जी सबसे पहले मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 58 लाख लोगों का नाम पश्चिम बंगाल से बाद हुआ है एसआईआर के माध्यम से। जी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने उसमें रोहिंग्या है, कितना उसमें घुसपैठिया है, हम्म कितना उसमें बांग्लादेशी है, उसका हमें डेटा दें। हमारे जो भी बैठे हुए हैं, मैं चुनाव आयोग से स्वयं मैं मुंसिफ टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं उसमें कितने घुसपैठिया हैं। हम समझते हैं एक भी घुसपैठिया नहीं है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की, हमारी पार्टी को बदनाम करने की, हमारी सरकार को बदनाम करने की एक लंबी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा एसआईआर में 58 लाख लोगों का नाम बाद हुआ, लेकिन एक भी समझ लिए कि कोई घुसपैठिया नहीं है। ये घुसपैठिया सिर्फ इनका एक राग है, घुसपैठिया एक सिर्फ पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र है। और जो आरोप पर आरोप भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए 60 लाख आदमी का जो नाम अंडर जुडिक्शन में है, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इनका टारगेट था कि पश्चिम बंगाल से 1 करोड़ 20 लाख आदमी का नाम बाद होगा, तो उनका फुल टारगेट नहीं हुआ। तो वो क्या हुआ, एक टेक्निक के जरिया, जहां मिसमैचिंग के जरिए नाम कहीं नहीं हो पा रहा है, तो उसमें 60 लाख लोगों का नाम समझ लिए कि उससे बाद हो गया। तो आज कुछ न कुछ समझ लिए कि आज जो है फर्स्ट लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा 4 बजे के बाद टाइमिंग है। हम समझते हैं उसमें देखिए कितना भी मतलब 10 लाख 15 लाख आदमी का नाम बाहर आता है और मतलब करेक्शन होता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि ये परिस्थिति यहाँ होगा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग को सामने रख करके जो इस्तेमाल कर रही है, ये कहीं न कहीं समझिए कि लोकतंत्र में ये पहली मर्तबा
देखा गया है। मैं मुंसिफ टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर एसआईआर ही होना चाहिए था तो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लेकर आए थे, उस पीरियड में होना चाहिए था। अभी क्यों हो रहा? ये कहीं न कहीं ये बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए एसआईआर शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा है। और दूसरी बात है कि इनका सपना है कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाएं, लेकिन जो भी हमारे वोटर अगर कट जाएंगे, जो भी अगर बचे रहेंगे, वही लोग जो है हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारी नेत्री के लिए ढाल बन के खड़ा रहेगा। और आने वाले दिन में चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी और फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जोर लगा दे, बीजेपी जितना जोर लगा दे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर जी जितना समझ लिए जोर लगा दे, इसलिए कि पश्चिम बंगाल भारत का एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ हिंदू मुसलमान की कार्ड यहाँ नहीं चलती है। यहाँ के लोग बहुत शिक्षित है। यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या दिल्ली के हिसाब से यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, इसलिए कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल अगर नहीं होता, पंजाब अगर नहीं होता, तो हमारा मुल्क आजाद नहीं होता। तो ये वही है, ये जगह है जहाँ खासकर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है बंगला का समझिए दुश्मन है, बंगाली का दुश्मन है। तो वो कौन हिसाब से, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, ऐसे बीजेपी के जहां जहां नेताओं डबल के, इंजन की सरकार है, जो बंगला बोलते हैं उनको मारा एहतेशाम साहब, जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको घुसपैठिया कहा जाता है। एहतेशाम लेकिन साहब, मैं एक भी बीजेपी के कई घुसपैठिया नेताओं के बयान सुन रहा साबित था। नहीं हुआ। मैं बीजेपी के कई नेताओं के बयान सुन रहा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वही बयान दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर, पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये जो बयान आ रहे हैं ना ममता बनर्जी की तरफ से, ये उनकी हताशा को दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी हार होने वाली है। तो उनसे ये अभी अभी से उनको दिखने लगा है, तो उन्होंने वो इल्जाम लगाने वाली पॉलिटिक्स और इस तरह की चीजें शुरू कर दी हैं। ये हताशा दिखा रहे हैं उनकी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल मुतमईन है। 2011 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, 170 सीट लेके हम लोग आए थे। सही है। 2016 में फिर से अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए 211 सीट लेके आए थे। और 2021 में तीसरे मरतबा जब हमारी सरकार आई थी तो 213 सीट लेके आए थे। आने वाले 2026 में जब 4 मई का दिन होगा तो हम लोगों का स्लोगन है कि 2026 कम से कम 226 सीट लेकर के चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी हमारे बंगाल की मसनद पर विराजमान होगी। और भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा, इसलिए कि वो बंगाली विरोधी है, वो समझिए बंगला विरोधी है, वो यहाँ की भाषा नहीं जानते हैं, वो यहाँ की सभ्यता नहीं जानते हैं, वो यहाँ के कल्चर को नहीं जानते हैं। उनको मालूम नहीं है कि कौन चटर्जी है, कौन बनर्जी है। चटर्जी को चट्टोपाध्याय बोला जाता है, बनर्जी को बंदोपाध्याय बोला जाता है। इसलिए उनको मालूम नहीं है यहाँ की जनता किसी भी कीमत पर यहाँ पर उनको वोट नहीं देंगे। और दूसरी बात देखिए, यहाँ मुसलमानों का 30% से ऊपर पॉपुलेशन है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी भी काम करते हैं, मुसलमान को समझ लिए कि इस हिसाब से देखते हैं कि मतलब तीसरे दर्जा का श्रेणी समझ लिए मुसलमानों लेकिन को दिया लेकिन जाता है। देखिए, यहाँ एक चीज मैं समझना चाहता हूं, और जिस तरह के आप प्रवक्ता हैं, मतलब जितनी एक बेबाकी से आप बात रखते हैं, मैं उतनी बेबाकी से वो जवाब सुनना चाहता हूं। एहतेशाम साहब, मान लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर इस तरह के आरोप लगाया करते थे कि केंद्र सरकार एलजी के थ्रू बहुत ज्यादा यहां पर जो है दखल अंदाजी कर रहा है, दिल्ली की सरकार चलाने नहीं दे रहा है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहा है। यहां पे इस वजह से वो बात काफी हद तक समझ में आती थी कि यूनियन टेरिटरी है, एलजी के पास ज्यादा पावर है, सीएम के पास वो पावर नहीं है। ठीक है, गवर्नर भी अक्सर इस तरह के काम करते हैं, लेकिन उस लेवल पर जाके नहीं जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो। जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के इल्जाम समझ में आते हैं, लेकिन टीएमसी अब सीधे तौर पर कह रही है कि राष्ट्रपति शासन है, अघोषित राष्ट्रपति शासन है। इस आरोप को आप मतलब कैसे आधारित करेंगे कि हाँ ये हमारे पास जो है, किस ठोस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन है अघोषित? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जैसे घोषित और एक अघोषित होता है, जिस हिसाब से आपने सवाल किया, तो वाकई में राष्ट्रपति शासन के तरफ
अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जब से चुनाव आयोग ने जिस हिसाब से डेट का ऐलान किया है, उसके बाद में समझिए कि जो यहाँ गवर्नर चेंज हो गया, उसके बाद में जितने भी हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनको तबादला कर दिया गया, जितने भी हमारे प्रशासनिक उच्च अधिकारी थे तमाम पुलिस कर्मियों को तबादला कर दिया गया। तो ये एक तरह का उसी तरह का रणनीति समझिए कि हम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। और तमाम लेकिन इनको जो केंद्र लेकिन के जब जिस हिसाब से राष्ट्रपति शासन लेकिन का जिस क्या हिसाब से अगर होता है, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चुनाव स्टेट का जो आयोग इलेक्शन कमीशन होता है उसके पास ये पावर तो होती है ना, उस दौरान जब तक वो इलेक्शन का पीरियड रहता है कि किसी भी अधिकारी का वो बदलाव कर सकते हैं। तो क्या अब मान लीजिए बट अक्सर ऐसा होता है। लेकिन पूरे तौर पर 1 2 4 5 10 होता है। मेरे 15 आईपीएस को केरला भेज दिए गए, केरला में भेज दिए हैं। बोलिए एक के पश्चिम बंगाल में जो आईपीएस जो थे, आईएएस जो थे, उनको केरला भेज दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं समझिए इसी तरह का एक रूल यहाँ चुनाव आयोग को सामने रख कर करके चुनाव आयोग एक मोहरा है, उनको इस्तेमाल दिखला करके इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं, लेकिन जितना भी कुछ कर ले, हमारा बंगला में जिस हिसाब से स्लोगन है कि जो तो करो हमला आबार जितबे बंगला, जो तो करो हमला आबार जितबे बंगला। तो चौथी बार जितना भी जो कुछ कर ले, जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार जो है लोकतंत्र का, वोटिंग के जरिया आदमी अपना मत का प्रयोग करते हैं, अपने द्वारा मैंडेट किस पार्टी को देंगे, किस नेता को देंगे। तो हमें जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व में हमारी नेत्री ममता बनर्जी 94 योजनाएं पिछले 15 साल में जीवन से लेकर के मृत्यु तक के तमाम लोगों के लिए, तमाम जाति, तमाम कम्युनिटी, तमाम लोगों के लिए किए हैं। हमें जनता, हम पर, जनता के ऊपर हमें पूरे गर्व है, भरोसा है कि चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी फिर से सरकार बनाने जा रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जितना भी चाहे वो लगा ले चुनाव आयोग, या जो भी आने वाले दिनों में 4 मई को फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं मुंसिफ टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब की बार 226 के पार टीएमसी लाने जा रही है। ये स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहता हूं, चाहे वो जो भी कर ले। लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ और मेरे हिसाब से वो आप और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अक्सर हमें देखने को मिलता था कि ममता बनर्जी जो है वो एक बेहतरीन लीडर, विपक्ष को लेकर चलने के लिए साथ में ममता बनर्जी एक बड़ा रोल निभा रही थी, नीतीश कुमार एक बड़ा रोल निभा रहे थे इंडिया गठबंधन को संभालने में, और ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन अब आप एकला चलो वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब केरल सीएम का बयान आ रहा है, कांग्रेस को बी टीम कह रहे हैं वो। अब अगर अपने ही लोग या आपसे के ये सारी चीजें लोग एक दूसरे पर बी टीम का आरोप लगाते रहेंगे तो ये कैसे चलेगा एहतेशाम साहब? एक सवाल ये। दूसरा मैं समझना चाहता हूं, यही आरजेडी, यही कांग्रेस बिहार चुनाव में एआईएमआईएम को बी टीम बताते नहीं थक रही थी, लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव में उसी बी टीम का सपोर्ट लेने के लिए जो है उनको जरूरत पड़ गई और उसी बी टीम ने जो है इसी टीम को सपोर्ट करा। तो फिर कौन ए टीम कौन बी टीम, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए मुनव्वर भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने ऐलान पहले ही कर दिया था कि हम लोग 294 विधानसभा में अकेला लड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस में है। हम लोग जो भी समझिए केंद्र में हम लोग एक साथ में है, लेकिन यहाँ हमारे साथ में हम लोग अलग लड़ रहे हैं, ये हम लोग पहले घोषित कर दिया था। हमारी नेत्री ने साफ सुथरे लफ्जों में किया। अब रहा बात जो हम लोग केंद्र में हम लोग एक दूसरे के साथ में है। पॉलिटिक्स में देखिए थोड़ा 19-20 कहीं न कहीं किसी के द्वारा कमी होती है। हम लोग केंद्र में साथ में है, लेकिन हम लोग अपने राज्य में हमें 213 सीट ऑलरेडी एहतेशाम साहब आप इतने सीनियर लीडर हैं, मैं एक सीनियर लीडर हैं आप बहुत ज्यादा, और अब सीनियर होने के साथ साथ बेबाक भी हैं, मतलब अपनी बातों को बड़ी शालीनता के साथ रखते हैं आप। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपका वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक बिल्कुल काफी हद तक एक ही है? अगर दोनों वाकई मजबूती के साथ लड़ेंगे तो क्या बीजेपी को इसका फायदा नहीं पहुंचेगा? देखिए ये बात
आपने कहा ठीक है, हमारा वोट यहाँ जो है, हमारा वोट यहाँ है। और आप सोच दे सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में असल में क्या है कि देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पास में इतना कार्यकर्ता है, इतने लोग हैं, जो हमें किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगी। रहा कांग्रेस, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस जो है यहाँ पर थोड़ा कमजोर है। कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज उतनी नहीं है। सीपीआईएम को हम लोगों ने हराया था, और सीपीएम का भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमारे यहाँ सेंध मारने की कोशिश की है। वो देखिए, आईएसएफ, दूसरा हुमायूं कबीर, और तीसरा समझिए कि अभी एक हैदराबाद वाले भाईजान, वो भी उनके साथ में गठजोड़ किए हैं। उनके द्वारा हो सकता है कि हमारे वोट मुसलमानों की कुछ सेंध मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बरसरे इक़्तिदार 2026 में 226 सीट कम से कम लेके आ रहे हैं। इसलिए कि जनता के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता के लिए, आवाम के लिए बहुत सारे योजना, बहुत सारे काम। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में 1500 रुपया कर करके हमारे जितने भी महिला है, 18 से लेकर 60 साल के आयु तक के लक्की भंडार के रूप में उनको मिलता है। अभी देखिए, जो युवा है, जो बेकार है, माध्यमिक और ग्रेजुएशन कर करके बेकार बैठा हुआ, उसको भी अकाउंट में डायरेक्ट 1500 रुपया इस महीना से हमारी राज्य की सरकार ने स्कीम दे करके हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों तक के अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है। इसलिए हमारा यहाँ काम जिस हिसाब से जनता के लिए करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास मोदी जी बोलते हैं। लेकिन सबका साथ अगर कोई देती है तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी है। सबका विकास अगर किसी कम्युनिटी का ये करते हैं लेकिन तो हमारी अगर ममता मैं बनर्जी बीजेपी है। नेताओं के बयान की बात करूं तो वो तो साफ तौर पर इसको ऐसे देख रहे हैं कि विपक्ष तो अब बिखर गया। वो कह रहे हैं कि इनमें तो आपसी अविश्वास इतना है कि वो अब खुलकर सामने आने लगा, पहला मसला। दूसरा, हुमायूं कबीर को लेकर आप कह रहे थे और एआईएमआईएम को लेकर आप कह रहे थे। हुमायूं कबीर को लेकर बीजेपी खुद कह रही है कि ये लोग वो हैं जिन्होंने खुले तौर पर हुमायूं कबीर को मस्जिद की नींव रखने की इजाज़त दी, उसको बाकायदा फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो है ये सारे काम करवाएं, और नाम बीजेपी का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैंने उनसे सवाल पूछा था एक डिबेट के दौरान, मैंने कहा भाई जेड सिक्योरिटी तो उन्होंने केंद्र सरकार दे रही है उनको, हुमायूं कबीर को। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्लाई किया था कोर्ट में जाकर, तब जाके उनको सिक्योरिटी मिली। उन्होंने कहा था कि मुझे टीएमसी के लोगों से, टीएमसी के जिस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, गुंडे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उनसे हमें खतरा है। आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं के साथ वो अक्सर क्या करते हैं वहां पर। देखिए मनोहर भाई, एक बात कहना अनवर चाहता साहब, मोनिस हूँ अनवर जी। कि हाँ, अनवर साहब, जिस जिस पीरियड में वो हमारे विधायक थे हुमायूं कबीर साहब, उन्होंने इंसेटिव लिया कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। बाबरी मस्जिद का ऑलरेडी अयोध्या का मामला है, लेकिन इन्होंने एक नया, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर करके एक षड्यंत्र किया, और यहाँ बाबरी नाम का एक मस्जिद का संग बुनियाद फिर से डाला। डालने का जैसे ही बात हो रहा था, उसी पीरियड में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और उसके बाद में ताकि क्या होगा, नहीं तो फिर हर एक आदमी, हर एक लोग बोलेंगे कि ममता बनर्जी उनको सपोर्ट किया है, तो इसलिए उनको निष्कासित कर दिया गया हमारे दल से। उसके बाद में उन्होंने संगे बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से वो उन्होंने रखा। लेकिन ये पोलराइजेशन करने का, वोट को डिवाइड करने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ताकि पश्चिम बंगाल में इनका कोई साथी नहीं है। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से इन्होंने तोड़ा, पार्टी को डिवाइड किया, एमएनएस को। उसके बाद में आप देखे होंगे बिहार में इनके साथ में जनता दल यूनाइटेड था। पश्चिम बंगाल में इनके पास कोई है ही नहीं सहयोगी। तो इन्होंने हमारे ही, समझ लिए, हुमायूं कबीर के साथ में मिलकर करके एक लंबी षड्यंत्र के द्वारा, और उसके बाद में ताकि मुसलमानों का वोट मेनली मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वैसे जगह में ताकि वोट मुसलमानों का एक आवेग हो, एक मतलब मस्जिद के नाम में मुसलमान एक हो जाएगा, और वोट जो है समझिए कि हुमायूं कबीर को देगा। तो ये एक लंबी षड्यंत्र है। लेकिन हम समझते हैं कि मुसलमान समझ रहे हैं बाबरी मस्जिद का मामला
हम लोगों ने समझिए कि 2000 जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, हम तमाम देश के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद में वो मस्जिद तामीर हो, जहां भी मस्जिद तामीर हो, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिद तामीर हो, मंदिर तामीर हो, गिरजा हो, जितने भी धर्म के धार्मिक स्थल निर्माण हो, लेकिन ठीक है, रघबीर जी हमारे सबसे साथ बड़ी जुड़ गए बात है हैं कि बीजेपी बाबरी नाम का विवाद प्रवक्ता। एक बहुत नया, बहुत इस्तकबाल है रघबीर जी। समझिए, शगुफा, एक आ रहा हूँ नया एहतेशाम साहब, आपके शगुफा। पास आ रहा हूँ। रघबीर जी जुड़ गए हैं साथ, बहुत बहुत इस्तकबाल है रघबीर जी। एक सवाल, चर्चा ये चल रही थी क्योंकि आप बहुत देर से आए, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ममता बनर्जी ने पहला इल्जाम तो ये लगाया कि यहाँ पर अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है बंगाल में, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों को सीधे ट्रांसफर किया और जो है उनको दूसरी जगह भेज दिया, तो कह रहे हैं कि ये वो साजिश है जिसके लिए बीजेपी अक्सर जानी जाती है। पहला बयान। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी बयानबाजी आपने सुनी ही होगी। तो इस तरह के बयान जो चुनाव से जस्ट पहले, ये इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, और बीजेपी पर इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग का इल्जाम, इन सारे मसलों को लेकर आपका क्या कहना है? खासकर अगर हम बात करें जो उन्होंने अभी सारे अधिकारियों को लेकर, ट्रांसफर को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर दिए। जी देखिए, हम सभी जानते हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो क्या है। 2021 का चुनाव देख लीजिए, 2023 का पंचायत चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है, इन सारे चुनावों का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए ये बदला हुआ है। इसमें नाराजगी क्या है? ममता बनर्जी ने तो 4 दिन में 3 सीपी बदले थे, ये भी इतिहास में दर्ज है। ये जो है अब अपनी सुविधा के हिसाब से जो है, जो अब काम करवाना चाहती है सब, तो वो हो नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन कड़े तौर पे जो है सारे डिसीजन ले रहा है, तो यही परेशानी है इनको दिक्कत क्या है? अगर इन्होंने काम किया है तो प्रशासन में कोई भी रहे, वोट जनता इनको देगी। अगर नहीं किया है, इसलिए ये इनका डर है कि कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति शासन की बात कर रही हैं वो, जा रही है। और ये जो प्रशासन का जो एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करती हैं, वो उस हिसाब से अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट में उनको यूज नहीं कर पाएंगी। अघोषित राष्ट्रपति शासन की बात कर रही है ममता बनर्जी, कह रही हैं कि अघोषित राष्ट्रपति शासन है। मैंने टीएमसी के प्रवक्ता से पूछा था, एहतेशाम साहब से, मैंने कहा चलिए ये चीज समझ में आती है कि अगर ये बात कही जाए यूनियन टेरिटरीज में जहां एलजी का सबसे बड़ा दखल होता है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लेकिन अगर आप बंगाल में बात कर रहे हैं जहां खुद सीएम बहुत पावरफुल होते हैं, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग इस तरीके से करके इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो क्या वाकई अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसे हालात हैं बंगाल में? जी, 2021 के बाद 350 से ज्यादा जो है ऑपोजिशन की में पॉलिटिकल मर्डर हो गए, तब इनको नहीं लगा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगा। आप भैया, मुर्शिदाबाद में हमने देखा किस तरह जो है हिंदुओं का पैलान हुआ, दूसरे जगह उनको छोड़ करके अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। तब मुख्यमंत्री को नहीं लगा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब उनको ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो हैं आने वाले चुनाव में पब्लिक के जहन में है, तब उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें कर रही हैं। जब उनकी चीजें उनके पक्ष में जाएंगी तो वो सब ठीक, जब कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि नहीं, अब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं सब चीजें बैलेंस में करने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन कमीशन करना चाह रहा है, डर हटाना चाहता है वोटरों के मन से कि आप जाइए, शांति से वोट करके आइए, कोई डरने की बात नहीं है। हमने देखा कोई ऑफिसर जो है उतर के पब्लिक के साथ ये बात कर रहे हैं कि आप लोग शांति से जाइए, कोई डरने की बात नहीं, हम लोग हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एहतेशाम साहब क्या कहेंगे? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई इनके मन की चले तो ये इनको अघोषित जो है राष्ट्रपति शासन जैसे हालात नहीं लगते। देखिए, हमारे रघुवीर जी, देखिए उनका सपना साकार कभी भी नहीं होगा। वो जो कुछ बोल ले, जनता इनको किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में विराजमान नहीं करेगी। इसलिए कि हमारे रघुवीर जी वो कहना चाहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पोलराइजेशन का काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल का ये करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि इनकी कम्युनिटी से कितने मेंबर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवर भाई हमारे भाई है, दोस्त है, और ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, मैं भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ। इनके कम्युनिटी से कितने सदस्य
भारतीय जनता पार्टी के एमएलए घोषित किए हैं पश्चिम बंगाल से। मैं रघुवीर जी से पूछना चाहता हूँ इंडिविजुअल। चलिए मैं उनसे जरूर बयान लूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त की कमी है और रघुवीर जी भी डिस्कनेक्ट हो गए, उनको दोबारा मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। तो एहतेशाम साहब, अभी क्योंकि इलेक्शन का वक्त है और चर्चाएं हर मुद्दे पर जारी रहेगी मुंसिफ टीवी में, आपके साथ भी और बीजेपी नेताओं के साथ भी, तो जरूर सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल के लिए आपसे माफी कि और सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया एहतेशाम साहब। जिस तरीके से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हमने टीएमसी नेता को सुना और कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रघुवीर जी जुड़े, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ममता बनर्जी के जो आरोप हैं वो उस तरीके से साबित इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि हमारी नहीं चल रही है, तो उनको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ बायस हो रहा है। लेकिन अगर उनकी चलने दी जाती तो फिर वो उनके ये सवाल नहीं होते। लेकिन सीधे तौर पर टीएमसी प्रवक्ता का एक दावा कि बीजेपी की कोई भी चाल यहाँ कामयाब होने वाली नहीं है। तो साफ है कि बंगाल की सियासत जो है अब सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं रही है, बल्कि बयानबाजी, आरोप और अंदरूनी टकराव की भी एक जंग बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के अंदर ही सवालों का एक तूफान है। अब देखना यह है क्या जनता इन बयानों पर फैसला करेगी या काम और मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं मोनिस अनवर, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।